हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिव्यलक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथमेटिक्स और वो भी पहला चैप्टर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। फिर दूसरा सेशन हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। आज क्या हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम उस चैप्टर क्या है, लेक्चर नंबर 3 है जो चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले हम लोगों ने कर लिया है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा, चौथा, छठा, 8, 9 तक। अच्छा 8 तक हो चुका था। अब हम लोग को स्टार्ट करना है 9। क्या स्टार्ट करना है? 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो ये बोला गया है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करो। HCF और LCM ज्ञात करो। तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। HCF की बात करें तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। क्या बोलेंगे? महत्तम समापवर्तक, या शॉर्ट में इसी को मस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मस। अब हम दूसरा बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं लस। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट में लस के नाम से जानते हैं। तो एलसीएम हम निकालते कैसे हैं? एलसीएम बचपन में आप पढ़ोगे भाग विधि से। कैसे एलसीएम? ऐसे पढ़ोगे, कुछ मान लो कि 5, 10, 15 का निकालना है कि नहीं है। फिर उसी तरीके से एचसीएफ निकालने का हमारे पास मेथड्स होते थे, डिवीजन विधि, डिवीजन मेथड, जिसको हम लोग यहाँ पे यूक्लिड मेथड के नाम से भी जानते हैं। और यूक्लिड मेथड से हम लोगों ने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। तो अब हम लोग की बारी है किसका? अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो सबसे पहले बताइए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम। क्या बोले थे? फंडामेंटल थ्योरम। उसमें हम लोग क्या बोले थे कि कोई मान लो कि एक भाज्य संख्या है। क्या दिया हुआ रहेगा? कोई भी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के फॉर्मेट में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जब हम लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। नाम में छुपा हुआ है, देखिए अभाज्य। अभाज्य में क्या हो जाएगा? तो कोई भी भाज्य संख्या को हम किसके फॉर्म में चेंज करते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, इसीलिए इसे अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लो कि हम लोगों ने पिछला बार किया था 144, पीछे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में हम लोग किया था, जैसे 144 का निकालना है तो 2 7 14, 2 2 4। तो जो ये काम करते हो इसमें क्या हो गया? 2 आता है, या तो 3 आता है, या तो 5 आता है, या तो 7, या तो 9, या तो 11, ऐसे होता है ना। तो मेनली हम लोग 9 के रूप में नहीं लिखते, 2 3 5 7 11। इसके मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 2 3 5 7 11 ये सब के सब हमारे पास अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ में, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जब भी 2 संख्या हो या 2 से अधिक संख्या दिया हुआ हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी दिया हुआ हो, तो उसमें जितना मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं, वो सब वही हमारे कहलाएंगे एचसीएफ। वही क्या कहलाएंगे हमारे पास? एचसीएफ। आईएलसीएम में क्या होता है कि जो सब में कॉमन हो रहा है वो भी, जो 2 में कॉमन हो रहा होगा वो भी, और मान लिया जाए कि
जो बचा हुआ है वो भी, सबको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम। तो चलिए पहला सवाल एक करते हैं। जैसे पहला है 96 404, 96 और है हमारा 404। तो सबसे पहले क्या करना है? दोनों का निकालना है फैक्टर। क्या निकालना है? दोनों का फैक्टर। तो बताइए दूसरा कटेगा? हाँ, पिछला दिन बता चुके हैं। अगर कोई पिछला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर के लेक्चर नंबर 2 देखिए, वहां पे हम बता चुके हैं कि 2 से कौन कौन सा क्या कटेगा, 3 से कौन कौन कटेगा, 5 से कौन कटेगा, 7 से कौन कटेगा, 11 से कौन कटेगा, ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या है? 2 से डिविजिबल होगा। हाँ, तो लगाइए 2 से। तो 2 चौके 8, 2 8 16। बोलिए 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 से 12, 2 से लगेगा 6 और 2 से लगेगा आपके पास 3 और 3 से कटेगा कितना? सिमिलरली यहां बताइए, तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। बोलिए 2 से 101। बताइए क्या 1 और 1 2, क्या 3 से कटेगा? नहीं। 3 से कटेगा? नहीं। फिर हम देखेंगे 5 से। किससे देखेंगे? 5 से। तो इसके लास्ट में ना तो 0 है ना तो 5 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। जब 5 से डिविजिबल नहीं होंगे तो किससे चेक करेंगे? 7 से। तो भाग देके देख लीजिए एक बार, 7 से अगर चेक करेंगे तो 7 एकम 7, 10 में से 7 कितना बचेगा? 3। अभी भी 7 से नहीं कटने वाला है। 7 के बाद हम किस पे जाएंगे? 11 पे। 11 का पहाड़ा में क्या ये आता है? 11 9 99, 1 बचेगा। क्या बचेगा? देख लीजिए 11 से 11 9 99 बच गया 2, तो नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो हम इसी को जैसे है वैसे ही रहने देंगे। तो क्या इसको 101 से लगा सकते हैं? हाँ। अगर 11 से नहीं कट रहा है तो एक बार 13 से भी चेक कर लीजिए, 13 से कट जाए शायद। 13 से बताइए, 13 से 91, 13 8 104, 13 से भी नहीं कट रहा है। 13 से नहीं कटेगा तो 17 से चेक कर लीजिए। तो 17 का 17, 17 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 55 85, 17 चौके 102, जो कि ज्यादा हो जा रहा है। 17 से नहीं लगेगा तो किसे चेक करेंगे हम? 19 से। तो बोले 19 38, 19 57, 19 76, 19 95, तो ये भी नहीं कटेगा। तो जैसे है वैसे इसको रहने दीजिए, ठीक है। तो इसका बन जाएगा, क्या लिखेंगे हम? तो 96 के बदले में लिखेंगे 2 गुने 2 गुने, बोलिए 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, फिर क्या मिला हमारे पास? 3। अब बताइए 404 के बदले में क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 10, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था एलसीएम एंड एचसीएफ, तो पहले निकालिए आप एचसीएफ। क्या निकालो? एचसीएफ। तो बोले कि एचसीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन हो। 2 संख्या है तो दोनों में, 3 संख्या है तो तीनों में, 4 संख्या है तो चारों में। तो यहां मिला लीजिए, ये मिलेगा क्या? यस सर। ये मिलेगा? यस सर। और कोई मिल रहा है? नहीं। तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो हमारे पास मिल गया एचसीएफ 4। एचसीएफ क्या मिल गया हमारे पास? 4। सिमिलरली एलसीएम के लिए क्या करना है? तो एलसीएम के लिए ये दोनों तो होंगे ही होंगे, लेकिन और देखिए और कोई मिल रहा है क्या? इधर इसमें कुछ और मिल रहा होता तो लगाते, नहीं मिल रहा है तो जैसे वैसे सब। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3 और साथ में आएगा 101। अब गुना कर लीजिए, जो आएगा वही हमारे पास हो जाएंगे एलसी। समझ में आया? तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम जो कॉमन होगा वो भी, जो ना कॉमन होगा उस सब को गुना करा देंगे तो मिल जाएंगे हमको एलसी। एचसीएफ कैसे मिलेगा? तो जो सब में कॉमन हो उसको हम कहेंगे एचसीएफ। क्या बोलेंगे उसको? एचसीएफ। ये पहले भी आप लोग बहुत 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़े हुए होंगे। तो आगे जैसे 6 और 20 का है, इसका एक देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि निकालना है हमको 6 का और किसको निकालना है? 20 का। तो बोलिए 6 का क्या लिखेंगे? 2 तिहाई 6, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे कितना? 5, 5 से लगाएंगे। तो बोलिए 6 के बदले में क्या मिलेगा? 2 गुने 3। 20 के बदले में क्या मिलेगा बाबू? 2 गुने 2 गुने 5, है कि नहीं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1। अब बोलिए इसके लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 5 के पावर क्या लिख सकते हैं? 1। 5 के पावर क्या लिख सकते हैं? 1। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन कौन होगा? तो देखो 2 के पावर यहाँ 1 है, 2 के पावर 2, तो जो सबसे कम होता है, जो क्या होता है? कम होता है, वही तो सब में कॉमन होगा। तो बोलिए यहाँ 2 के पावर 1 है, यानी कि 2 के पावर 1 मिल जाएगा। बोलिए 2 के पावर 1 ही कॉमन होगा, उसके अलावा 3 के पावर 1 है इसमें, कहीं 3 है क्या? नहीं है। 5 है इसमें, क्या उसमें 5 है? नहीं है। तो यही मिल गया हमारे पास आंसर। तो आंसर हमारे पास आएगा 2। कितना आ जाएगा हमारे पास? एचसीएफ आ जाएगा 2। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा? तो ये देखो एलसीएम में क्या करना है ना, जैसे अगर पावर के फॉर्म में लिखोगे तब कैसे लिखेंगे? तो एलसीएम में उसको लिखा जाता है जिसका मैक्सिमम पावर होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। तो यहाँ है 2 के पावर 1 और यहाँ है 2 के पावर 2, तो ये दोनों में कौन बड़ा है?
तो 2 के पावर 2 बड़ा है, तो 2 के पावर 2 को लिख लीजिए। अब बताइए सिमिलरली 3 वाला नहीं कॉमन है ना, 5 वाला कहीं कॉमन है, फिर भी इसको क्या करना है, लिख लेना है। तो बोलिए 2 दूना के 4 और 3 का 3 और 5, तो 5 तिहाई 15, 15 चौके क्या मिल गया 60। ये हमारे पास हो गए आंसर। क्या बातें समझ में आई सबको? बोलिए क्लियर है यहां तक? यस। तो चलिए यहां अगर हम बात कर ले क्वेश्चन का, तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। मैं पिछला दिन भी जब पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे तो वहां पे भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे जिसका बोले थे कि आंसर कमेंट करिएगा या आपने कॉपी पे सॉल्व करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे भी हम और भी इंक्लूड किए हुए क्वेश्चंस जो कि आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। कहां प्रैक्टिस करना है? घर पे प्रैक्टिस करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या निकालना है, पूर्णांकों युग्म का एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए और सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। दोनों संख्या क्या होगा? गुणनफल होगा। सेम सवाल है 96 404 वैसे ही है। तो ये तो पहले हम कर चुके हैं, थोड़ा कोई दूसरा उठा लेते हैं। जैसे मान लो कि ये उठा लेते हैं, ठीक है, या कोई भी उठा लीजिए। तो चलो हम चौथा उठाते हैं थोड़ा सा। तो बोलो 36 और किसका है 64। तो बताइए 2 से लगाएंगे कितना बनेगा 18, 2 से कितना लगेगा 9, 3 से क्या लगेगा 3, 3 है कम 3। बोलिए 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 दूना के 4, 2 है कम 2। तो क्या लिखेंगे 36 के बदले में क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2, तो लिख लीजिए 2। 3 के पावर क्या आएगा 1 है तो 1। 64 के बदले में बोलिए 2 के पावर बनेगा 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर क्या बन जाएगा 6। 2 के पावर क्या बन जाएगा 6। तो हम लोगों ने क्या बोला था, सॉरी हमने बोला था एचसीएफ बराबर होते हैं क्या, जो दोनों में कॉमन हो। और दोनों में कॉमन वही होगा जिसका पावर कम होगा, जिसका पावर क्या होगा कम। तो यहाँ 2 के पावर 2 है और यहाँ 2 के पावर क्या है 6 है, तो 2 के पावर 2 दोनों में कॉमन होगा। तो 2 के पावर 2 2 ले तो कितना 4, तो 4 आ गए हमारे पास एचसीएफ। 4 क्या आ गए एचसीएफ। अब हम बात करते हैं एलसीएम का। किसके बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम का मैंने बोला था कि जिसका मैक्सिमम पावर होगा, जिसका क्या होगा मैक्सिमम पावर होगा, उसको हम एलसीएम में काउंट करते हैं। तो यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 6 है, कौन बड़ा 2 के पावर 6 बड़ा। और जो बचा उसको भी मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 के पावर 6 क्या मिलेगा 64, इंटू क्या मिल जाएगा 3, इंटू क्या मिल जाएगा 3। तो 4 12 का 2 हासिल 1, 36 18 1 19, कितना मिल गया 192। क्या मिल गया 192। इसी सवाल में बोला गया कि सत्यापित करके बताओ। आप जानते भी हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्याओं के गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है पहली और दूसरी संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो चलिए सत्यापित करते हैं। जांच में क्या करोगे, पहले निकाल लेते हैं पहली संख्या। चलो पहली संख्या को मैंने मान लेता हूं a, तो a और b कितना है 64। तो a गुने b निकालिए, क्या मिलेगा, तो 36 गुने 64, 36 गुने 64 कितना आ जाएगा बोलिए। तो 36 गुने 64 करेंगे तो बनेगा 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 12 2 14, 6 36 6 हाथ में 3, 6 18 और 3 कितना मिलेगा 21। तो मिल जाएगा 4, 6 4 10 0 हाथ में 1 1 1 2 1 3, 2304 कितना मिलेगा 2304। ठीक है। अगर हम बात कर ले एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी का, अगुने एचसीएफ ऑफ सॉरी एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी का, तो हमारे पास क्या आएंगे ए कॉमा बी का एलसीएम, एचसीएफ कितना है एचसीएफ है 4 और एलसीएम कितना है 192। तो 4 दूना 8, 9 तो 36 6 हाथ में 3, तो 4 3 7, 768 दोनों अलग आ रहे हैं। चेक कर लेते एक बार, गलती कहीं की क्या, 2 18 दूना 36, 2 से 9, 3 से 3, 3 एकम 3, ठीक है। 2 से आएगा 32, 2 से आएगा 16, 2 से आएगा 8, 2 से आएगा 4, 2 से 2, 2 से 1, ठीक है। 36 का निकालेंगे तो कितना आएगा 2 दूना के 4 3 12। ओहो यहाँ का गड़बड़ किया है, 2 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर क्या आएंगे 2, 3 टू द पावर क्या आएंगे 2 आएंगे, सॉरी। तो बोलो यहाँ तक तो ठीक है। एलसीएम में आएंगे 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 9, क्या हो जाएंगे 9। तो कितना बनेगा, यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमको मिल जाएगा कितना 9 चौक 36 6 हाथ में 3, 9 चौक 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, 576 आएगा। कितना आएगा
576, यहाँ पे रख दीजिए 576, तो क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बोलो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30 के 0 हासिल 3, 5 चौके 20 और 3 कितना मिल जाएगा 2304, 2304। तो क्या देखने को मिला कि A गुने B बराबर HCF ऑफ A कॉमा B गुने LCM ऑफ A कॉमा B, ठीक है, ये हमारे पास हो गया प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ, या सत्यापित हुआ। क्या लिख देंगे, सत्यापित हुआ। सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो अब देख लीजिए, सुधार लीजिएगा, ये सही है। तो अगर हम बात कर ले कोई भी सवाल का, जब हमसे बोला जाए, और ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही लागू होते हैं। कितने संख्या के लिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या के लिए ही लागू है। तो दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल, चौथा, पांचवा और भी बहुत सारे सवाल है, आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना। पिछले 2 क्वेश्चंस में हम लोग क्या किया, 2-2 नंबर का, कितने नंबर का, 2-2 नंबर का LCM और HCF निकाला। यहां हम निकालेंगे 3 नंबर का। क्या नंबर का निकाल रहे हैं, 3 नंबर का। तो देखिए पहला सवाल में क्या लिखा हुआ है, 6 का निकालना है, निकाल लीजिए। 2 3 जा 6, 3 1 जा 6, ठीक। 72 का क्या बनेगा, 2 से बनेगा 36, 2 से बनेगा 18, 2 से बनेगा 9 और 3 से बनेगा 3 तिहाई और 3 एकम 3। ऐसा में तो आप लोग पारंगत हो चुके होंगे अब तक। चलिए तो 120 का बताइए, 2 छक 12, 2 से लिखेंगे कितना 30 और 2 से लगाएंगे कितना 15 और लगाएंगे 3 पचे 15, 5 एकम 5, तो ये मिल गया हमारे पास। तो लिख लीजिए 6 के बदले में क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1। 72 के बदले में क्या लिखिएगा, 2 टू द पावर 1 2 3, कितना लिखेंगे 3, और 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 और 1। ध्यान से लिखिएगा क्योंकि देखिए पिछला सवाल में मिस्टेक्स हो गया था, तो ये मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। 1 2 3, ठीक, 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर, ठीक है, ऐसे लिख लोगे सब लोग। अब हम बात करते हैं एलसीएम का और बात करते हैं एचसीएफ का। तो एचसीएफ के लिए क्या बताया है कि एचसीएफ वही होता है जो सब में मिले, एचसीएफ वही होता है जो किस में मिले, सभी में मिले। तो इसमें देखिए 2 के पावर 1, इसके में भी 2 के पावर 1, इसके में भी 2 के पावर 1, क्या 2 के पावर 1 सब में कॉमन होगा, यस, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहां 3 टू द पावर 1 है, यहां 3 टू द पावर 2 है, यहां 3 टू द पावर 1 है, क्या तीनों में 3 टू द पावर 1 कॉमन हो रहा है, यस, तो 3 टू द पावर 1 कॉमन हो गया। बोलिए इसमें 5 टू द पावर 1 है, क्या और में 5 टू द पावर 1 है, नहीं, तो इसको काउंट नहीं करना है। हम काउंट उसी को करेंगे एचसीएफ में जो तीनों में मिल रहे होंगे, जो तीनों में मिल रहे होंगे। तो इसमें भी मिला 3 मिला और कोई नहीं मिला, तो 2 और 3 कितना मिल गया 6, कितना क्या मिल गया 6, तो 6 आ गया हमारे पास एचसीएफ। अब बात करते हैं हम एलसीएम का। तो एलसीएम क्या होगा, तो मैंने बोला था कि एलसीएम के लिए सबसे बड़का नंबर चुनो, मतलब सबसे बड़का बोले तो जो हाईएस्ट पावर वाला, तो 2 टू द पावर 3 एक में भी, 2 टू द पावर 3 इसमें भी, 2 टू द पावर इसमें भी, मतलब 2 टू द पावर 1 इसमें, तो सबसे बड़ा कौन बना 2 टू द पावर 3। अब इसमें बताइए इसमें बड़ा कौन है 3 टू द पावर 2 इंटू जो बचा हुआ है उसको भी, तो 5 टू द पावर 1, तो मिलेगा 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिहाई 9, 5 एकम 5, 8 पचे 40 और 9 चौके 36, तो यहां से आंसर आएंगे हमारे पास 360। ये रहा हमारे पास करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया सभी को, यहां तक किसी कोई डाउट है? जैसे क्या मैंने बोला, हम लोग पिछले सवाल में बात किए थे 2 नंबर का, कितने नंबर का बात किए थे 2 नंबर का एचसीएफ निकालना और एचसीएफ निकालना। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा कि 2 से अधिक यानी 3 दे दिया जाए, 4 दे दिया जाए, 4 भी रहेगा तो ऐसे ही करना है। तो 2 से अधिक जब संख्याएं दे दिया जाए तब कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो एक सवाल मैंने कर दिया, बाकी सवाल बचे हुए हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा घर से, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए यहां से सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा जैसे वह स्टेटमेंट वाइज दिए हुए थे, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा जाते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट लिख दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एचसीएफ दिया हुआ है, एगो 96 नंबर है, वो 404 है, 96 क्या है 404। ऐसे ही पिछले सवाल में हम लोग कर चुके हैं, वहां पे भी हमारे पास 4 आए थे, आए थे कि नहीं आए थे। तो बोला है कि यहाँ पे एलसीएम आप निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ, एलसीएम निकाल के बताओ। तो कल मैंने फॉर्मूला बताया था और आज भी बताया कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होते हैं उनके लघुत्तम यानी लसा और उनके मौसा के गुणनफल के बराबर होते हैं। 2 संख्याओं का
गुणनफल जो होते हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने बोला था कि 3 चीज आपको दे दिए जाएंगे। कितने चीज दे दिए जाएंगे, 3 चीज दे दिए जाएंगे, कोई एक चीज आपसे पूछा जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया पहला सवाल में, देखते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है HCF ऑफ 96,404 इज इक्वल टू 4। हमसे पूछा गया है एलसीएम ऑफ 96,404 इज इक्वल टू व्हाट। मतलब कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और उसका एचसीएफ दे दिया गया है, एलसीएम पूछा गया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ए गुने बी, या हिंदी में लिख लीजिए अगर लिखना है तो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ, और गुने में क्या आता है, एलसीएम। ठीक है, तो पहली संख्या क्या दिया हुआ है, 96, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 404, बराबर एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 4, और एलसीएम हमसे पूछे गए। ठीक है, तो बोलो एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा 96 गुने 404 डिवाइडेड बाई 4। बोलिए 4 से काटेंगे, 4 दूना के 8, 1 4 चौके 16, 24 चौके 96, 24 में 404 से गुना कर लीजिए तो मिलेगा 24 में 400, तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 0 4 दूना 8, ठीक है, 6 8 1 9, 6 8 1 9, 9696 9696। तो ये रहा हमारे पास एलसीएम ऑफ 96,404। क्या बन जाएगा सबका, तो दूसरा सवाल वही है, तीसरा सवाल भी वही है, चौथा सवाल भी वही है। इसमें आपका एलसीएम दे दिया गया है, एचसीएफ पूछा गया है। इसमें आपको एचसीएफ दे दिया गया है, एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम दे दिया गया है, एचसीएफ पूछा गया है। तो क्या करोगे, सेम फॉर्मूला पे रखोगे, बट एलसीएम की जगह पे जो दिया हुआ है एलसीएम रख दोगे, और एचसीएफ पूछा गया है तो एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ रखोगे। समझ में आई बात। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से एक सवाल हर साल बनते हैं, हर साल बोले तो हर साल। और ये कितने नंबर का बनेंगे, ये मिलेंगे आपको 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास हो जाएंगे एमसीक्यू टाइप। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या पूछा गया है, √5 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो अपरिमेय संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े, परिमेय संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने देख चुकी। तो हम बात कर रहे हैं √5 का। किसका बात कर रहे हैं, √5। जब कभी भी ऐसे सवाल आ जाए कि प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है, ऐसे मान लिया जाए कि कोई किसी को हम कह रहे हैं कि नहीं तू चोर है, क्या है, तुम चोर है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं हम साधु हैं, हम क्या है, साधु हैं। तो भाई जब साधु हो तो साधु वाला गुण तुम्हें होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे उसका। क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। चलो मान लीजिए उसको पकड़ लिए, आराम से उसको घरे लेके गए। अब घरे क्या किए, ले जाके कोठी समझते हो ना जिसमें चावल वगैरह खाते हैं, या तो कोठी, या तो खिड़की, या तो अलमारी वगैरह पे हम क्या करेंगे, कुछ लोभ देने के लिए उसे पैसा वैसा रख देंगे, है ना। मान लो कुछ पैसा रख दिए, अगर मान ली कि 1-2 दिन तक वो रहा और वो पैसा सही सलामत पड़ा हुआ है वहां पे, तो कहेंगे कि नहीं सचमुच में वो साधु था, है कि नहीं। लेकिन मान लिया जाए कि वो पैसा लेके क्या हो गया, फरार हो गया, लोभ में पैसा लेके क्या हो गया, फरार हो गया, तो इससे साबित हो जाएगा कि वो क्या है, चोर है। तो उसी तरीके से जब कभी भी आपको किसी नंबर को प्रूव करना हो कि अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले मान लो कि वो परिमेय संख्या। मान लिए, क्या कर लिए, मान लिए कि भाई तू है परिमेय संख्या, मान लीजिए क्या है तुम, परिमेय संख्या। भाई जब परिमेय संख्या हो तो परिमेय संख्या वाला गुण दिखना चाहिए। अगर परिमेय संख्या का गुण दिखाते हो तो कहेंगे कि सचमुच में परिमेय हो, और न दिखाओगे तो कह देंगे कि अपरिमेय है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे √5 को प्रूव करना है। ठीक है, तो यदि संभव हो, पॉसिबल है तब, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है,
जब रूट 5 को मैंने मान लिया परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि परिमेय संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और साथ ही साथ P और Q के बीच मान के चलेंगे कि कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है? 1 है। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? 1। यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। किसमें है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसलिए रूट 5 को मैंने माना P बाई Q, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q नॉट इज इक्वल टू 0, P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q क्या है हमारे पास? पूर्णांक है। जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। यानी दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। अब क्या करते हैं ना कि दोनों तरफ करते हैं स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करते हैं? स्क्वायर, यानी कि वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग क्या मिलेगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P बाई Q का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा यहां से? रूट 5 का स्क्वायर क्या में मिलेगा? 5, P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q। ठीक है, P का स्क्वायर क्या मिलेगा? P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 5। अब क्या कर लीजिए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मिलेगा 5Q स्क्वायर, या ऐसे लिखते हैं, Q को ले जाओ इधर, तो बनेगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। P स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। एक थ्योरम है, ध्यान रखिएगा, एक थ्योरम हमारे पास है। क्या है थ्योरम? कि अगर कोई भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से विभाजित किया जाए, कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से विभाजित किया जाए, तो उसका स्क्वायर से भी वो डिविजिबल होगा। उसके स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा। जैसे मान लो कि अगर 3 से कोई कट रहा है 9, 3 से क्या कट रहा है? 9, है ना? तो 3 के स्क्वायर से भी ये कटेगा। जैसे 9 में क्या करोगे? 9 से भागा दोगे कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कटेगा ही कटेगा, कटेगा ही कटेगा। तो इसी थ्योरम का यूज करके हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि P स्क्वायर क्या है? P स्क्वायर 5 से कट रहा है। P स्क्वायर किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। P स्क्वायर किससे कट रहा है? 5 से। फिर से रिपीट करता हूं थ्योरम को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थ्योरम क्या था? मैं यहां पे लिख भी देता हूं। थ्योरम यह था कि अगर कोई भाज्य संख्या से कोई अभाज्य संख्या से किसी भाज्य संख्या के वर्ग अगर विभाजित है तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाज्य होगी। विभाज्य हो, समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका, थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। क्या है? जैसे मान लेते हैं कि 5 से क्या लिखा हुआ है, सर इस सवाल में कर लेते हैं। चूंकि यहां क्या दिख रहा है कि 5 से जब भागा दे रहे हैं तो Q स्क्वायर मिल रहा है, मतलब कि 5 से Q स्क्वायर डिविजिबल है। 5 से क्या है? Q स्क्वायर डिविजिबल है। तो क्या दिख रहा है यहां से? चूंकि 5 से Q स्क्वायर विभाजित है, 5 से Q स्क्वायर विभाजित, जब 5 से Q स्क्वायर विभाजित है तो इसी 5 से Q भी विभाजित होंगे। यही मैंने थ्योरम बताया कि इसलिए 5 से Q भी विभाजित
होगा। ठीक है, अब मैं इसको कह देता हूं समीकरण 1, क्योंकि इसका हमको कुछ आगे जरूरत है। ठीक है, अब बताइए कि जब 5 से कोई q नाम का संख्या कट रहा है, 5 से कोई q नाम का संख्या कट रहा है, तो क्या हम, अरे भाई कटेगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, किसी संख्या मतलब किसी टाइम्स में तो कटेगा ही। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि q बराबर 5 के, इसको मैंने मान लिया, क्या कर लिया, मान लिया कि q कट रहा है 5 से, लेकिन कै बार में कट रहा है, k टाइम्स में कट रहा है, जहां पर k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, k का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो q का वैल्यू क्या मिल गया, 5k। क्या करो ना, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, अब इसको मान लो समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, तो अब क्या करो, अब q का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में बोलिए, फर्स्ट में क्या दिया हुआ था, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5, पी स्क्वायर बाई, क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई 5। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या लिख दिया मैंने, 5 से कौन कट रहा था, पी स्क्वायर कट रहा था ना, तो 5 से पी स्क्वायर विभाजित होगा ना, सॉरी अभी तो फिर गलती हो जाता। तो बोलिए 5 से पी स्क्वायर विभाजित है, तो 5 से क्या कटेगा, पी भी कटेगा। अब बोलिए पी, तो अब पी को मान लीजिए, किसको मान लीजिए, पी को मानिए 5 के। अब जहां जहां पी है, जहां जहां पी है उसके जगह पे रख लीजिए 5 के, जहां जहां पी है तो पी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा, बोलिए, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई, क्या था, पी स्क्वायर बाई 5। तो रखिए क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, पी के जगह पे आएगा 5k स्क्वायर बाई 5, 5k पी का वैल्यू तो उसका होल स्क्वायर। तो बोलो यहां से मिलेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, यहां से हमको मिलेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर में जब हम 5 से भागा देंगे तो हमको आएगा k स्क्वायर। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3, क्या कह दिया इसको, नंबर 3। ठीक है, तो यहां से क्या देखने को मिला कि क्यू स्क्वायर किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो जब क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है तो क्यू भी 5 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो चलिए लिखते हैं, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्या एग्री कर रहे हो आप लोग, बोलो, सही है ना, क्यू स्क्वायर किससे कट रहा है, 5 से, तो क्यू भी किससे कटेगा, 5 से, क्यू भी किससे कटेगा, 5 से। इसको कह दो आप इक्वेशन नंबर 4, क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 4। अब बताइए कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से क्या दिख रहा है कि P भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है, लेकिन हम लोगों ने क्या मान के रखा था, हम लोग मान के रखा था कि P और Q में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है। लेकिन यहां तो देखने को मिल रहा है कि ये P और Q जो है किससे कट जा रहा है, 5 से, यानी कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन था, जो था 5, तो ये हमारा क्या हो गया, जो हम माने थे उसके बाद हो गया उल्टा, उसका क्या हो गया, उल्टा, यानी इसी को हम बोलते हैं विरोधाभास। विरोधाभास यानी जो बातें मैंने बोला उसके जस्ट अपोजिट है, उसके जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो लिखिए समीकरण 2 और 4 से हम पाते हैं कि P और Q दोनों 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। क्या हुआ है, समीकरण 2 और 4 से हम पाते हैं कि P और Q दोनों 5 से विभाजित है, अर्थात
दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा 5 भी है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास माने जो मैंने माना था उसका जस्ट अपोजिट है, जो कि विरोधाभास है। अर्थात हमारा मानना गलत है, कि √5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या प्रूव्ड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। जब आपको सिंगल टर्म दे दिया जैसे √2, √3, √5, √7, तो ये थोड़ा सा लंबा होता है कंपैरिजन टू, जैसे मान लीजिए कंपैरिजन टू किसका, जैसे 1/√2 दे दिया जाए, √2 + √3 दे दिया जाए, 1 + √3 दे दिया जाए, वो सब थोड़ा सा सिंपल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल वाला दे दिया जाए तो थोड़ा सा लिखना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ता है और लिखना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से एक बार देख लेते हैं। तो दिया, हमको प्रूफ क्या करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या प्रूफ करना था, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या बोला कि चलो मान लेते हैं कि √5 जो है वो अपरिमेय नहीं बल्कि क्या है, परिमेय है। तो जब परिमेय है तो परिमेय वाला गुण दिखाना चाहिए। तो परिमेय को क्या लिखते हैं, p/q के फॉर्म में, जहां q नॉट इज इक्वल टू 0 और p और q पूर्णांक है और जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1। यानी दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर। तो दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर किया तो √5 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर, तो मिल गया √5 का स्क्वायर 5, इसका p स्क्वायर q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा मतलब तिरछा तिरछी गुना, तो q स्क्वायर को इधर ला दिए, 5 को इधर ला दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या देखने को मिला, ये हम थ्योरम की बात किए, इसको आप कहीं दूसरे जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें मत इंक्लूड कीजिएगा। ठीक है, मैंने बताया कि अगर कोई अभाज्य संख्या को कोई दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, माने उसका वर्ग अगर विभाजित है तो संख्या भी विभाजित होगा ही होगा। तो इसमें क्या देखने को मिला कि p स्क्वायर हमारा किससे कट रहा है, 5 से, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आंसर दे रहा है, मतलब कि वो 5 से कट रहा है। तो क्या लिखे हम लोग यहां कि चूंकि 5 से p स्क्वायर विभाजित है, या लिखेंगे p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और जब p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होंगे, लिख दिया मैंने, मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक भाई, जब हमारे पास ये डिविजिबल है, मान लो कि कोई संख्या किसी से कट रहा है तो कुछ ना कुछ तो आंसर आ रहा होगा, एक बार में कट रहा होगा, 2 बार में कट रहा होगा, 3 बार में कट रहा होगा। तो मैंने कहा दिया कि चलो तुम k टाइम्स में कट रहे हो, माने k बार में कट रहे हो, कितने बार में, k बार में। तो p कट रहा है कितना से, 5 से, कितना बार में कट रहा है, k बार में, तो 5k, क्या हो गया 5k। तो p इज इक्वल टू हम 5k मान लिए, जहां पे k का वैल्यू 1 2 3 4 ... मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोले तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या किया, जहां जहां मैंने इसको माना था इक्वेशन फर्स्ट, अब जहां जहां p दिख रहा है वहां पे मैं रख दूंगा 5k, क्या रख दूंगा 5k। तो क्या देखने को मिला, p के जगह पे रख दिया मैंने 5k का होल स्क्वायर, बोलो q स्क्वायर का q स्क्वायर, 5 का हो गया 25k स्क्वायर, 5 का 5 से 5 कटेगा इतना। अब बोलिए इन्हें 5 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में मैंने कर दिया। तो जैसा पीछे हम लोगों को मिला था, जैसा पीछे कि q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 5, सिमिलरली हमें क्या मिल गया, q स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर। मतलब कि q स्क्वायर को जब 5 से काट रहे हैं तो k स्क्वायर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, k स्क्वायर। मतलब कहीं ना कहीं तो ये 5 से कटने वाला है, तो q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से क्या होगा, विभाजित हो गया। तो हम इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4, क्या कर दिया इसको नाम, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या देखने को मिल रहा होगा आपको 2 और 4 से
कि ए 5 से पी भी कट रहा है और इस ए क्यू भी 5 से कट रहा है, ए क्यू भी 5 से कट रहा है। हम लोगों ने तो माना था कि दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है, लेकिन यहां तो कॉमन देखने को मिल रहा है 2, सॉरी कॉमन मिल रहा है 2, मतलब 1 और 5 दोनों, 1 और 5 दोनों। तो इस वजह से हम जो मान रहे थे वो गलत था, हम जो मान रहे थे वो क्या था, गलत था। और जब वो गलत था तो है क्या चीज, उसका अपोजिट। मैंने हम मान रहे थे उसको कि तू परिमेय है, लेकिन वो परिमेय लायक दिखा नहीं, तो इसलिए मैंने कह दिया कि तू है भाई अपरिमेय। क्या है तुम, अपरिमेय है। तो चलिए यहां से हमको क्वेश्चन कर लेने होमवर्क में, जैसे √5 का √3 भी हो सकता है, √2 हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है, डॉट डॉट, मतलब ऐसे ही जो कि अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। समझ में आई बात। तो अगर मान लिया कि √5 था तो 5 से कट रहा था, √3 था तो 3 से कटेगा, √2 रहेगा तो 2 से कटेगा, √7 रहेगा तो 7 से कटेगा, √11 रहेगा तो किससे कटेगा, √11 से कटेगा। समझ में आई बात। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम एमसीक्यू और साथ में आपका 2 सवाल और हैं। जैसे दिखा देता हूं मैं, मेरे पास है कहां चला गया, हाँ ये रहा पहला सवाल, मतलब कि 13 नंबर हम लोगों ने कर लिया √5 को। फिर हम देखेंगे कि 1/√2, 1/√3, 1/√5 रहेगा तो कैसे करेंगे, या फिर मान लो कि सम के फॉर्म में होंगे, मतलब जोड़ के फॉर्म में होंगे, तब क्या होंगे। अब ए अगर आ गया तो ये दोनों बहुत आसान है, बहुत सिंपल, मतलब उसका यूज करके हम लोग इसको निपटा देंगे। ठीक है, अगर ये सब आ गया तो एग्जाम में तो बल्ले बल्ले, मतलब बल्ले बल्ले, एकदम मुश्किल से 4, 5 या 6, मुश्किल से 5 से 6 लाइन में हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।